ग्रामर सेक्शन लेकर चलेंगे पहले ना। चलिए देखिए यार, ग्रामर का सेक्शन पर सबसे पहले शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो बता रहा हूँ ना उतना हिंट अभी तक जितना पेपर सॉल्व कराया हूँ, अगर आपने उतने ग्रामर के पेपर भी सॉल्व किए होंगे ना तो पेपर में रुकेगा नहीं। अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस जितना कराया हूँ उसमें से मैच करेगा ये, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है, इसलिए इस बात पर ख्याल रहेगा आपका। देखिए पहला सेक्शन जो ग्रामर में है, पहला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ये वर्ड दे रखा है, यहाँ पे जो वर्ड है ना इसकी वर्ब की फॉर्म भरनी है। क्या भरनी है आपको? वर्ब की फॉर्म। कौन सी भरी जाएगी? तो पहले एक बार पढ़ लिए। अटैच्ड इज द इनवॉइस, आपको इनवॉइस अटैच करना है। दैट डिटेल द एक्सपेंसेस इन अकर्ड ड्यूरिंग द टीम्स बिजनेस ट्रिप टू ट्राइबॉग। अब कह रहा है कि आपको ना जो इनवॉइस है, किसकी? एक्सपेंसेस की इनवॉइस है, उसको आपको क्या करना है? डिटेल इनवॉइस को आपको अटैच करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब है इसमें? है कोई हेल्पिंग वर्ब? नहीं है, नहीं ना। यहाँ तो इसके दैट के बाद कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से समझना। और ये वर्ब है, ये है क्या? वर्ब। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो दो ही फॉर्म भरी जाती है, पता है क्या? या तो वर्ब में यस या एस लगे, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? प्लूरल है इधर, लेकिन ये दैट इनवॉइस क्या है? सिंगुलर ना, सिंगुलर है ना। और यहाँ पे है क्या? द। यहाँ पे है क्या? द। अब सिंगुलर है तो हमें पता है प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में इसका प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या बनेगा? डिटेल्स हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। सेकेंड फॉर्म लगती है लेकिन पास्ट में सेंटेंस ही नहीं है, कब की बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा यार। आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम द केस स्टडी। कह रहे हैं कि यार एक केस स्टडी से सेंटेंस लिया गया है, आपको इस सेंटेंस में कोई एरर है उसको फाइंड करना है। द 2020 रिसर्च स्टडी, कह रहे हैं कि जो 2020 की रिसर्च स्टडी है, पे अटेंशन टू द रिलेशनशिप। अब ये बताइए, इतना छोड़ दीजिए पढ़ना, ये बताइए इसमें वर्ब क्या है? वर्ब कौन सी है? पे। ये बात क्लियर हो गया ना। अगर पे वर्ब है तो आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो यहां पे पेज नहीं, सिंगुलर के साथ क्या लगना चाहिए था? पेज। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है साथ में, पहली कंडीशन। और ये 2020 वर्ड 2020 2020 मतलब की रिपोर्ट है, एक रिसर्च स्टडी है, जो ये क्या करती है भाई? ध्यान दिलाती है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पेज। आगे इसमें कोई एरर है नहीं। दूसरी कंडीशन देखिए, यूज द फॉर्मेट ऑफ योर स्केल। तो यहाँ एरर में आपको क्या लिखना होता? पे। और करेक्शन में आप क्या लिखते हैं? पेज। इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही देखिए, सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विथ सुनीता अबाउट द स्टोरी ही वाज रीडिंग। रिपोर्ट सुनीता, मतलब सुनीता के क्वेश्चंस को क्या करना है? इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या है? सुनीता शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विथ किसके साथ? सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विथ सुनीता। सुनील ने शेयर किया है किससे? सुनीता से।
इसी को आपको क्या करना है, बनाना है। अब इसको अगर हम बनाते तो क्या हो जाता, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुनील, अब देखिए व्हाट वाज द नेम ना, क्या है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या लगाते दोनों के बीच, आस्क, किससे, सुनीता। क्लियर है यहां तक। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो कोई कंजंक्शन लगेगा, बताया था ना कि कभी कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब के केस में। ये बात क्लियर हुई। तो आते हैं, देखिए यार, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो आगे की बात वहीं से शुरू करिए, क्या हो जाएगा, व्हाट। लेकिन एक कंडीशन थी, सब्जेक्ट को हमें कहां लाना था, पहले, याद है ना। तो इसमें सब्जेक्ट होगा क्या, द थीम ऑफ द स्टोरी। क्लियर है, व्हाट द थीम ऑफ द स्टोरी वाज, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, हैड। कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा पक्का। लेकिन याद रखिएगा ये पास्ट की बात है इसलिए टेंस बदला है, अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ क्या हो जाता, वाज ही, तब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। इस बात का ख्याल रहे आपको हमेशा यार। ही सेड टू मी वेयर द पोस्ट ऑफिस, इसको चेंज करना है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। चेंज क्या करना है, आपको दे रखा है ऑलरेडी, ऑप्शन चूज करना है। बार बार कहा था कि कभी भी अगर नरेशन मिलता है ना तो उसमें आप कुछ मत चेक करिएगा, पहले मेन मेन पॉइंट चेक करिएगा कि ये किसमें बदलता है, वो बदला है ऑप्शन में कि नहीं। जैसे देखिएगा ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा इंट्रोगेटिव है, अगर ये कंफर्म हो गया तो एक बात आपको ये भी पता होगी कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कोई कंजक्शन लगेगा, नहीं लगेगा, पक्का ना, नहीं लगेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है। पहली बात तो यहाँ क्या होगा, आस्क्ड। क्लियर है ये बात। चलिए भाई, यहाँ वांटेड टू नो, ये तो वैसे ही गया। क्लियर है। अब देखिए यार, वेयर के बाद सब्जेक्ट लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगेगा ना, ए भी गया। ही आस्क्ड मी दैट, अच्छा दैट लगेगा इसमें, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है यार, सही। कैसे, इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू हटाते हैं, क्या लगाते हैं, आस्क। क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, कुछ भी नहीं लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। दिक्कत नहीं है ना, पक्का। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें ना आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है मोस्टली ऑल मोर में से, और यही है डिटर्मिनर्स का हिस्सा। किसका हिस्सा भाई, डिटर्मिनर्स, समझ रहे हैं ना। अब आप सोच के देखिएगा, द वोकैबुलरी लिस्ट हैड बीन मेमोराइज्ड बाई, अब यहाँ पे लगा क्या है, क्या लगा है, आप। मोस्टली के साथ कभी आप आता नहीं है, मोर के साथ कभी आप आता नहीं है, क्या आता है, ऑल ऑफ द। इसका मतलब सिंपल सा तरीका क्या था, दिक्कत नहीं है ना, ऑल ऑफ द आता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन मोस्टली ऑफ द नहीं होता है सेंटेंस, मोर ऑफ द सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर है ये बात, मोर कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए ये आपके पास कोई टेक्नोलॉजी डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें एरर क्या है सेंटेंस में, कौन बताएगा, साक्षी। डिजाइन एरर है, बिल्कुल नहीं। पलक, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। राजदीप, नहीं। सोचिए एक बार, इसको ध्यान से पढ़िए, मैंने 2 हिंट पढ़ा रखी है आपको, कितनी बार पढ़ा रखी है ये बात। आप अगर केयर करेंगे तो तुरंत आएगा। ये पढ़ाया हूं, बार बार कह रहा हूं ना, जितना गया हो सब पढ़ाया हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी जगह सही है। अच्छा आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग है तो काम करेगा नहीं, काम करेगा नहीं तो ये सेम सेंटेंस हो नहीं सकता, तब पैसिव वॉइस में बनेगा। तो यहाँ तो पैसिव वॉइस तो ठीक है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, वो गलत नहीं है। पहली बात कंडीशन में बता दे रहा हूं, नॉन लिविंग है ना सब्जेक्ट।
क्या एरर है? मैंने बार बार आपको हिंट दी है प्रीपोजिशन के लिए। अब देखिए कि गलती क्या है। यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? हेल्प कौन सी फॉर्म है वर्ब की? कब कब लगती है? प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? आईएनजी। अभी बताया था कि कभी भी कोई प्रीपोजिशन हो आपके पास, इतनी बार मैंने ये बता रखा है ना, कोई प्रीपोजिशन हो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। कई बार ये बात बताया हूं आपको। लेकिन हमने कहा था कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। और यहाँ हेल्प लाना है हमें। आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज डिजाइंड, हमारा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है वो तैयार किया गया है टू हेल्प बिजनेस। फॉर हेल्प नहीं, फॉर के साथ लगता तो क्या लगता है? हेल्पिंग। यहाँ पे होगा क्या? फॉर क्या है? एरर है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? टू। इतनी बार समझ में आई? बहुत बार बता चुका हूं इसको। अगली बार देखिए, एक क्वेश्चन एक देखिएगा। A story to engage the interest of the read must include mystery and adventure। कह रहा है कि ए स्टोरी टू इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द किसका इंटरेस्ट? रीड का या रीडर का? इंटरेस्ट किसका बनेगा भाई? रीडर का ना। इसका मतलब एरर कहां पर है भाई? रीड के प्लेस पे। यहां पे रीड के प्लेस पे क्या होना चाहिए था? रीड के प्लेस पे हमें करना क्या है? रीडर। एकदम इजी। याद रखिएगा, ए स्टोरी टू इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। कहानी जो रीडर के इंटरेस्ट को क्या करे? बांध के रखे। समझ रहे हैं ना? इंगेज करके रखे। अगला है, उसमें वही भरना था। ठीक है, रीड की जगह क्या हो जाएगा यार? रीडर। कहानी पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी यार, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थिंग्स हैव सर्टेनली चेंज्ड, चीजें बदल जाती हैं, बदल चुकी हैं। देयर लॉट्स ऑफ स्मॉल ओल्ड हाउसेस अराउंड व्हेन। पहली बात तो आपने क्या देखा? व्हेन। कभी भी कोई सेंटेंस 99% केसेस में अगर व्हेन से शुरू है तो उसके साथ आता क्या है? वाज। क्या आता है? तो दूसरा वाला है ना ये, तो दूसरे वाले में देखिए वाज है, यहां तो वुड हैव बीन गया, यहां भी क्या है? हैव बीन गया। कभी भी क्या होता है? व्हेन आई वाज। सेंटेंस किसमें है? पास्ट की बात कर रहा है। आगे इधर ना व्हेन लगा तो पास्ट को शो करेगा। अब मेरी बात ये बताइएगा, पास्ट की आदत को वुड भी शो करता है? नहीं भाई। ज्यादातर क्या आदत को शो करने के लिए क्या? यूज्ड टू बी एंड वाज। तो वह हो जाएगा कौन सा? यूज्ड। देयर यूज्ड लॉट्स ऑफ स्मॉल ओल्ड हाउसेस अराउंड हियर। बहुत से छोटे छोटे घर यहाँ पे क्या किए जाते थे? प्रयोग किए जाते थे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यहाँ पे उपस्थित रहते थे, जब मैं क्या था? यंग था। जब मैं क्या था? यंग। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। चलें? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक। अगला देखिए यार, आपके पास एक डायलॉग है, इसको कंप्लीट करना है। और कौन सी लाइन कंप्लीट करनी है आपको? मोहित वाली। मोहित सेज दैट। अब एक बात क्लियर करिएगा, यहाँ पे आया क्या है? सेज। और सेज आते ही हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि टेंस में कोई चेंजेस नहीं होने हैं। अब देखिए है क्या? आई, लेकिन प्रोनाउन तो बदलेगा। आई किसमें बदलेगा? ही। क्यों? दोनों मेल ही हैं, चाहे जिसके अकॉर्डिंग बदलते आता ही। एक तरीका बच के निकलने का ये है। आई ही ऑलवेज, ही ऑलवेज क्या हो जाएगा? वेक अप। वेकअप होगा? नहीं, सिंगुलर हो गया है। आई प्लूरल की कैटेगरी में आता है, और जब सिंगुलर, टेंस वही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। यहां क्या हो जाएगा? सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या वेक्स अप अर्ली। इतनी बात समझ में आ रही है ना? और छोटी छोटी मिस्टेक आपसे देखिए होगी तो एग्जाम में नंबर्स कट जाएंगे। एकदम आसान था, लेकिन आपने क्या किया? ओ कप ही लिखते हैं आप, जबकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ सिंगुलर था, सॉरी यहाँ प्लूरल था। प्लूरल, आई को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए क्या लगा? वेक। लेकिन ही सिंगुलर की कैटेगरी में, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? वेक्स अप। बात समझ में आ रही है ना? अगला यहाँ पे फिर
एक दिया है आपको, ही सेड, इसको बदल के दिखाना है आपको। क्लियर है? अब आप देखिए, पहले कई चीजें देखिएगा, दैट लगेगा तो दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, दैट यहां भी, इसमें कोई चेंजेस, इसमें तो अभी एरर नहीं है। अगला देखिए, हैव किस में बदलेगा, हैड में, हैड यहां भी है, हैड यहां भी है, हैड यहां भी है, हैड यहां भी है, चला के भी है, हर जगह बदल रहा है ना, आपको इजीली हिंट नहीं देगा ये। अब देखिए भाई, आई को देखिए ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे, कोई नहीं दिया है ना, तो मैंने कहा था कुछ भी मानिए, तो अगर इसने ही माना तो भी सही है। क्लियर है ना? और हैड ऑफन टोल्ड हिम भी सही है। क्लियर है ना? नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, सही है कि नहीं सही है यार? सही है, लेकिन दूसरा भी चेक करिए, योर बदलेगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन बदलेगा ना, यहां पे बदला है? नहीं बदला है। यहां पे देखिए यार, सजेस्टेड अपने मन से हमें लाना नहीं है कहीं से, ठीक। हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ही सेड, ही हैड ऑफन, ऑफन आया था, आया है, टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, अच्छा यहाँ पे सेड है, जबकि वो बदलता किसमें, टोल्ड में, याद है ना? अच्छा यार, क्यों, अच्छा यहाँ पे एक बात और है, नहीं ये बदलेगा नहीं भाई, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा फिर, ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो बदलते हैं, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा यार, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा रहता ना तो ये बदल जाता टोल्ड में, लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखा ही नहीं है, इसलिए कौन सा, ये वाला नहीं, कौन सा सही है, ये वाला। क्लियर है ना? सेट नहीं बदलता था, सेट आता था तो किसमें बदल जाता था, सेट टू आता था टोल्ड में, याद है ना ये बात? Complete the line from a self-awareness song by filling the blanks with the correct option. देखिए यार, एंड लुक्ड, पहली बात तो ये देख लीजिए सेंटेंस किसमें शुरू है, किसमें शुरू है, पास्ट में, ये आपके पोयम का भी हिस्सा है, दो रास्ते मुड़े हुए थे, याद है ना, अ ट्रोडन पाथ, कोई ऐसी पोयम करके थी, ठीक। अब देखिए टू वेयर इट, अब श्योर है कि अगर ये पास्ट में शुरू है तो होनी किसमें चाहिए, पास्ट में, गया गया गया, हमारे पास बचा क्या, बेंट, हिंट दे रखा हूं पूरा आपको, याद है ना? अगले पर आते हैं भाई, आइडेंटिफाई द सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग, इसको आप लोग खुद से एक बार सोचिए, बता के रखा हूं, बहुत अच्छे से बता के रखा हूं कि इसमें एरर क्या है, और आप लोग ये ना नॉर्मली यूज भी करते हैं लाइफ में, क्योंकि नहीं यूज करेंगे सवालों में पढ़े होंगे, सेंटेंस में पढ़े होंगे बहुत बार। बताइए इसमें एरर क्या है? अच्छा यार, आप लोगों ने कभी एक बात केयर किया है, रेट्स के पहले कोई प्रीपोजिशन लगती है? आप सवालों में पढ़े हैं, एट द रेट होता है, समझ रहे हैं ना? प्राइस के लिए यहां फॉर नहीं होगा भाई, क्या होगा, फॉर के प्लेस पे एट अफोर्डेबल रेट्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपका क्या हो गया, ए सेक्शन क्या है, खत्म है। क्लियर? अब आते हैं लिटरेचर वाले पर, ये राइटिंग स्किल है, दे रखा है स्टेक होल्डर एसोसिएटेड विद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन आर, अच्छा ये तो आप लिख लेंगे ना, इसको तो कई बार करा दिया हूँ, कुछ भी आए, अगर एडिटर को आता है, एडिटर को है, किसको है, एडिटर को है, क्लियर है ना? एडिटर के लिए मैंने आपको एकदम फिक्स एक दो पैसेज बता रखे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ वही आप चिपकाइए वहां पे, क्लियर है? इसके बाद याद रखिएगा बीच का पैराग्राफ आप ये देख लीजिएगा ना, जो क्वेश्चन होगा ना उसमें जितनी हिंट मिली है कम से कम उन्हें ही बना के सेंटेंस लिख दीजिएगा। हिंट में जैसे आपको क्या मिलेगा, एकेडमिक प्रेशर, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब मिल रहे हैं ना हिंट, इसको ऐड कर दीजिए, समझ रहे हैं ना? मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, उसी लाइन को थोड़ा बहुत मॉडरेट करके लिखते चलिए यार। आगे देखिए, निशा है म्यूजिक टीचर, आप किसी स्कूल की म्यूजिक टीचर है ना, यू नीड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कौन सा लेटर है,
प्लेसिंग एन ऑर्डर, बताया हूं बहुत अच्छे तरीके से कि यार भाई यू नीड, आप क्या हैं, स्कूल के म्यूजिक टीचर हैं, क्या है, किसी स्कूल के म्यूजिक टीचर हैं, यू नीड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल, आपको स्कूल के लिए क्या चाहिए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। राइट ए लेटर, प्लेस एन ऑर्डर टू सेल्स मैनेजर, याद रखिएगा दुकानदार है ना, जो ऑनर, सेल्स मैनेजर म्यूजिक गैलरी, ये दुकान का नाम है, उसके आपके पास एड्रेस दे रखा है। क्लियर है, लिख सकते हैं नहीं, फॉर्मेट पूरी तरह से बताया था। तो देखिए 2 लेटर्स में से एक लेटर तो ऐसा है जो आपके एकदम कम का होगा, अब इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी मेहनत बिल्कुल नहीं हो रही है। अ सर्वे वाज का, अच्छा ये तो उसका है ना, एनालिटिकल का, एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, आपको दिखाया गया है, और मैंने कहा था आप ये देखते जाइएगा कि 1910 में, 1952 में, 1959 में, 1963 में कैसे कैसे ग्रो किया है, नंबर है ना किसका, पॉपुलेशन ऑफ रिन्होस, जो रिन्हो की जनसंख्या है वो कैसे बढ़ी है, बस इसी बात को एक्सप्लेन करना है कि 1910 में कितनी थी, मान लें हम कितनी थी, 750 के लगभग, 750 के अराउंड, यही था ना। देखिए 250 से 500 के बीच आधा लेंगे ना, 250 से 500 का बीच 750 आएगा, नहीं, याद रखिएगा हमेशा इस पर केयर करिएगा, हाफ है तो आप 2.5 से 2.5 के मध्य में चली जाइए, या लगभग में जाएगा, जरूरी नहीं एग्जैक्ट डाटा मिले हमें, आप 300 बोल दीजिए, 350 बोल दीजिए, ठीक है ना, 350 से निकल कर चलिए, यहां से यहां आएंगे तो पता चला कि लगभग इसके आसपास आ चुका है, 750 के आसपास लगा है। लेकिन हमने देखा कि 1963 जाते जाते रिन्हो के पॉपुलेशन में क्या हुई है, कमी हुई है, यही बात बताना है आपको, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसके बाद 1964 में गए तो थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ी, फिर 1966 में थोड़ा और बढ़ी, 1969 के बाद फिर क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, डिक्रीज हुई है, समझ रहे हैं ना। आफ्टर दैट 1971 इट इंक्रीजेज अगेन, ये दोबारा क्या हो गई है, बढ़ती है, समझ रहे हैं ना। बस यही बात आपको क्या करनी है, बताते जानी है, पूरी बात जो आप चार्ट में देख रहे हो कि किस ईयर बढ़ा है, किस ईयर घटा है, इसी बात को आपको किस में बताना है, सेंटेंस में, एकदम बता रखा हूं आसानी से। और कोई एक ही पकड़िएगा ना, अगर वो ना समझ में आए तो देखिए कि दे रखा है ना, पाई चार्ट, क्लियर है, एक पाई चार्ट है, इसमें दे रखा है कि यार अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय स्कूल, बाय योर स्कूल ऑन हाउ मेनी चिल्ड्रेन वॉक डाउन टू स्कूल, हाउ मेनी यूज देयर ऑन ट्रांसपोर्ट, हाउ मेनी यूज द स्कूल बस, हाउ मेनी कम इन प्राइवेट वैन्स, द फाइंडिंग आर गिवन बिलो। कह रहा है कि यार कोई स्कूल का आपके पास एक सर्वे दिखाया गया है पाई चार्ट में, कितने लोग स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कितने लोग अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कितने लोग वैन से आते हैं, समझ रहे हैं ना, ये सारा कुछ दर्शाया गया है। और यहाँ देख लीजिए स्कूल बस से कितने लोग आते हैं, 30%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 15%, वॉक डाउन टू स्कूल कितने, पैदल, वॉक डाउन का मतलब क्या, पैदल, ऑन ट्रांसपोर्ट मतलब खुद के व्हीकल से आते हैं कितने लोग, 15, और प्राइवेट वैन से कितने लोग आते हैं, 30%। बस इसी बात को आपको किसमें एक्सप्लेन करना था यार, किसमें एक्सप्लेन करना था, हाँ। और देखिए 100 से 120 वर्ड, बहुत ज्यादा वर्ड भी नहीं है, जितना लेटर है उतना ही लिखना है, क्लियर है। तो आप शुरू कर दीजिए, एज द पाई चार्ट शोज या डिस्क्राइब्ड, याद है ना मैंने बताया था, शोज डिस्क्राइब्ड ये बताया था ना शुरुआत में ही, द पाई चार्ट शोज या डिस्क्राइब्ड या शोज अ स्कूल चिल्ड्रेन्स हाउ दे गो टू स्कूल, कैसे वो स्कूल जाते हैं, बस से, ट्रांसपोर्ट से। अब आप शुरुआत में लिखिएगा मोस्टली स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाई स्कूल बस, सबसे ज्यादा यही है, नहीं मोस्टली नहीं है भाई, सबसे ज्यादा नहीं है, क्यों, दोनों बराबर है 30-30 ना, तो आप लिख लीजिएगा स्कूल द मोस्ट स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस एंड प्राइवेट वैन इक्वल 30-30% नियर अबाउट ना। इसको फिर देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हम ये सीधा सीधा बोलिए, द कितना परसेंट है, 50% स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन कंपेयर टू वॉक डाउन ओनली 10% स्टूडेंट्स व्हेन गो टू ऑन फुट, गो टू ऑन फुट का मतलब पैदल जाना, ठीक है।
बस इसी बात को एक्सप्लेन करिए यार, पूरी की पूरी बात एक्सप्लेन करते जाइए, है कुछ नहीं। जो बात आपने पाई चार्ट में देखी है इसको किसमें कन्वर्ट करिए, सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, बस ये करना था इसमें। लिटरेचर सेक्शन पर आइए यार। इन यहाँ पे देखिएगा ना, पैसेज दे रखा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसकी पति ने क्या की थी, उम्मीद। याद है कौन सी कहानी है, द नेकलेस, मटिल्डा। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने बुदबुदाते हुए, मतलब कुछ कहते हुए, इन्विटेशन कार्ड को कहाँ फेंक देती है, टेबल पर। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता था कि मैं उससे चाहती थी, मतलब मैं ऐसी कोई चीज चाहती थी। अब द इनविटेशन वाज, अब आपको इसमें से चूज करना है, टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी में जाना था। इनविटेशन किसका था, वेडिंग सेरेमनी का था, नहीं भाई ये तो गया। टू अटेंड एन ओपेरा, अटेंड करना था, नहीं भाई। टू वॉच ए हॉर्स रेस, इसके लिए जाना था। क्या था, बाल डांस पार्टी होती है ना, उसके लिए जाना था। क्लियर है, आते हैं अगले पर। The husband had hoped for his wife's happy reaction because, उम्मीद करता था पति कि उसकी वाइफ क्या होगी, खुश होगी। क्यों, she rarely got a chance to attend a function, most employees is to get invited, A और B दोनों सही है, A and B आर दोनों का इनकरेक्ट है। पता है क्यों, आपको बताया था कि वो ज्यादा बाहर घूम नहीं पाती थी, इच्छा बहुत होती थी उसकी, तो इसका मतलब कौन सा सही है यार, A। She rarely got a chance to attend a function, वो बड़ी मुश्किल से किसी फंक्शन को अटेंड करने का अवसर पाती थी। इसकी वजह से पति को लगा कि ये अवसर मिला तो ये क्या होगी, बहुत खुश होगी, लेकिन वो खुश हुई नहीं। Who is the speaker? Why was she frustrated? स्पीकर कौन है, यहाँ पे जो सेंटेंस बोली है ना, स्पीकर कौन है और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों थी, बोलने वाली कौन थी, मटिल्डा। इसको बताओ, द स्पीकर वाज मटिल्डा। और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों थी, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनेशन थी, एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी, क्या, बाहर जाना, घूमना फिरना, मूवी देखना, होटल में खाना खाना, समझ रहे ना, वो लग्जरियस लाइफ चाहती थी, लेकिन एक मिडिल क्लास क्लर्क होने के नाते यह इसकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट थी। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कब होती थी, जब वो अपने फ्रेंड्स किसके घर जाती थी, मिसेस फॉरेस्टियर, याद है, ठीक है। आते हैं, अब देख लीजिए ना, पेपर यही है, इस ऐसा ही सेम पेपर आना है, अगर आप इस पर नहीं कर पा रहे तो आपके साथ प्रॉब्लम है भाई। द हस्बैंड, ये तो हो गया ना। हु, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम ऑफ विस्परिंग, विस्परिंग की मीनिंग पैसेज में कौन सा दे रहा है, बताओ, अभी बताया हूं मैं, कौन सा दे रहा है, मरमरिंग, फुसफुसाना, बुदबुदाना, कुछ कहना ना, विस्परिंग। अब आते हैं भाई अगले पर, ये भी है एक, स्टेट एनी वन इंटरफेरेंस अबाउट नेल्सन मंडेला फ्रॉम, अच्छा ये पढ़ना है पहले ना, निकल गया क्या उधर, यहां पे दे रखा है ना, कह रहा कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, याद है कहानी आपको, मंडेला ने ये बात कही थी ना, कोई भी जन्म जब लेता है ना तो किसी से नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कारण, हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के कारण, हिज रिलीजियन या उसके धर्म के आधार पर, कोई जब जन्म लेता है ना तो ये नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग लर्न करना क्या करते हैं, सिखाते हैं, या कह लीजिए सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, ये लाइन बहुत जबरदस्त है नेल्सन मंडेला की ना, इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कह रहे हैं कि नफरत की तुलना में प्यार तो और जल्दी मनुष्य के हृदय में जल्दी आता है, जल्दी पनपता है, समझ रहे हैं ना, यही बोले थे। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक याद करते हैं जब मैं जेल के समय में था, बंद था, when my comrades and I were pulled to our limits, जब मुझे और मेरे साथियों को अपनी एक सीमा के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था, I would see a glimmer of humanity,
मैंने तब एक मानवता की चमक देखी इन वन ऑफ द, किसमें देखी थी याद है? कहाँ पुलिस वाला था? गार्ड्स, एक गार्ड के नजरों में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही उसके अंदर ये मानवता एक सेकंड के लिए आई हो, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन यह मुझे निश्चित करने के लिए पर्याप्त थी, कीप मी गोइंग ऑन, कि मैं अपने कार्य को क्या रखूं, जारी रखूं, मतलब मैं अपने काम में सफल होऊंगा एक ना एक दिन। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक आग की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। ये बात समझ में आई? उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेट एनीवन इंटर इन्फ्रेंस अबाउट नेल्सन मंडेला फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कोई भी आप एक इंटरफ्रेंस बताइए यहाँ पे। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी वन ऑफ द गार्ड परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, इसको बताना था क्या मतलब है इसका, समझ रहे हैं ना? उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा बस। स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना है ना। नन ऑफ द टर्म्स ए एंड डी कैन बी अप्लाइड to the question, no one is born hating another person because of their color of his skin or his background, ये सही है कि गलत है? कौन सा ट्रू है ना यार, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। अब देखिए, ए हाइपोथेसिस proposed explains false phenomenon, an assumption something that taken for granted or assumed to be true without proof, a premises, a propositions that form the basis of an argument, a theory, a well substance explains of natural phenomenon। आपको बताना है कि ये जो लाइन है किसको सही बता रहा है, ये नेचुरल फिनोमिना को दर्शाता है, मनुष्य के अंदर वो क्या आता है बेहतर तरीके से आता है। कहाँ गया? नेल्सन मंडेला इज ऑफ द व्यू दैट मैन्स गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इलोबरेट इन द अबाउट 40 वर्ड में इस बात को आपको लिखना है कि सीधे सीधे नेल्सन मंडेला का कहने का ये मतलब है कि मनुष्य की जो अच्छाई है ना, आप इसको छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन इसको बुझा नहीं सकते हैं, आज नहीं तो कल उसके अंदर के जो अच्छाईपन है वो निकल कर बाहर आएगा। बीच वाले में बैठ जाइए, ठीक। इसके बारे में आपको 40 वर्ड्स लिखना था यार, याद रखिएगा। Which phrase would correctly substitute the word extinguished का मतलब क्या होता है यार, बुझाना, in the given sentence from the extract, man's goodness is a flame that can be hidden but never, क्या हो जाएगा भाई, extinguished, यही तो है। extinguished का क्या मतलब है, कभी बुझाई नहीं जा सकती, यही था ना। अगला देखिए, हाँ खुला है तो बीच वाले में उन लोगों को बैठने दीजिए ना। रीड द फॉलोइंग, इसको पढ़ना है। अब ये याद रखिएगा, 2 प्रोज सेक्शन होगा, 2 पोएट्री सेक्शन होगा, है ना। अब यहाँ पे है आपके पोएट्री, आपको पहचानना है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नॉइस माइट नॉन प्लस अ क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। आप क्रोकोडाइल और हाइना को देखने में एक बार क्या हो सकते हैं भाई, कंफ्यूज, असमंजस में हो सकते हैं। याद है कहानी, याद है ना। हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल, हाइना कैसे आता है मुस्कुराते हुए, लेकिन क्रोकोडाइल रोते हुए दिखाई देगा आपको ना, एक क्वालिटी थी। नॉइस वुड कंफ्यूज डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच डिफरेंट करना है आपको, बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, दो ही लोगों के बीच तो है, ठीक। हाउ आर द क्रोकोडाइल इन डिफरेंट इन द फॉरेस्ट, क्रोकोडाइल क्या करता है भाई, कहाँ गया, हाँ वीप, क्रोकोडाइल कैसे आता है, दे, वो रोते हुए आता ना, दिया था ना, बट इफ दे वीप, अगर वह रो रहा है तो समझ जाए कि दे आर क्रोकोडाइल। एक सिंपल सा हिंट दे रखा है पैसे से भाई। व्हाट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट वुड कॉज बेविल्डरमेंट, मतलब किस कारण से आप शंका में हो सकते हैं, किस कारण नौसिखिए असमंजस में हो सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि आप उस शंका का कारण बताइए कि जिसको क्रोकोडाइल और इसको देखकर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन में। तो उसको चेक करिए, खुद से चेक करिएगा पूरा।
व्हाट अकॉर्डिंग, ये तो हो गया। डिस्कवरिंग, अच्छा 4 ऑप्शन दे रखा है ना। डिस्कवरिंग द सिमिलरली बिटवीन डिफरेंट स्प्रेज ऑफ बीस्ट, एनालाइजिंग हैबिट्स ऑफ बीस्ट ऑफ प्रे ऑन हाइनास, knowing the difference between several beasts of prey, drawing the similarities between crocodile and hyena। तभी तो हम करेंगे ना, ठीक। What difference can be drawn between the hyena and crocodile as given in the extract? आपको ना बताना है क्या डिफरेंसेस हैं, तो वही बात स्माइल करते हुए और एक रोते हुए। अगला है शी शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, याद है अ टाइगर इन द जू, और इसमें बताया गया था कि एक जंगल के टाइगर की बात कर रहा था बार बार और एक जू के, तो वही डिफरेंसेस है। अब देखिए ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द एट द जंगल्स एज, अब एक सीधे किस टाइगर की बात की जा रही है, जंगल के टाइगर, घरों के आसपास जंगल के किनारे आकर वो दहाड़ रहा होगा। बेरिंग वाइट फैंक्स, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज, अपने जबड़ों को। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को क्या कर रहा है, डरा रहा होगा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह बंद है इसमें, कंक्रीट दीवार के पीछे। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी पूरी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, अपने पिंजरे की लंबाई के बराबर चलते हुए आगंतुकों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्लियर। अब ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट मीन्स शोविंग द टीथ एंड मेकिंग फियरफुल साउंड। अब आपको वर्ड निकालना है भाई, तो देखो एक बात मेरी ध्यान से, शोविंग द टीथ तो क्या रहा था, बेयरिंग कहाँ गया, हाँ अच्छा हाँ, बेयरिंग दिखाते हुए, यही तो है शोविंग। क्लियर है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, शोविंग टीथ, एंड क्या था देखिए, मेकिंग फियरफुल साउंड, और फियरफुल साउंड का मतलब क्या है, स्नार्लिंग, यही ना, टेरराइजिंग है ना, दहाड़ना, लेकिन टेरराइजिंग का मतलब डराना। वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर एज, हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे, दे आर मजेस्टिक टू लुक एट, देखने में अलग हैं। दे अट्रैक्ट विजिटर टू दू जू, वह आगंतुकों को जू में अट्रैक्ट करते हैं। दे आर फोरेसियस, दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। क्यों आप सेव करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के कहाँ है, हिस्से हैं। बात समझ में आ रही है ना, आप जू के लिए नहीं उन्हें सेव करेंगे कि हमको जू में अच्छा लगता है बंद करके रखेंगे इसलिए सेव करें, ऐसा मत सोचिए। कंप्लीट द सेंटेंस, द टाइगर टेरराइज द विलेज विथ विलेजर्स विथ, कैसे डरा रहा था, व्हाइट फैंग से, क्लास से, जबड़ा से, याद है ना, पंजों से, ये सब दिखा रहा था ना। तो याद रखिए एकदम सिंपल सा है भाई, अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है आपके साथ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, इसका सिग्निफिकेंट महत्व क्या है। एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द टाइगर ड्यू टू दिस एक्शन। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल का मतलब क्या है कि वह बिहाइंड द बार है, उसकी पूरी पावर कहाँ कैद हो चुकी है, सलाखों के। ठीक है, आते हैं अभी। आपके पास ए 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं, आपने सारा पढ़ रखा है। हाउ, अच्छा इसमें से पूरी करना है। हाउ इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ लाइफ इन गोवा। बेकर्स फ्रॉम गोवा की कहानी याद है कि वहां पे कोई शादी हुई, कोई फंक्शन हुआ, विदाउट ब्रेड ऐसे लगता था कि मेहमान नवाजी नहीं हुई, बताया गया था उसमें, बस उसको लिखना है। What did the poet think of the day before the fall of dust of snow on him? जब तक उसके ऊपर बर्फ नहीं गिरी थी उसके पहले वो क्या सोच रहा था, दुख में, निराशा में डूबा हुआ था, अपना पूरा दिन क्या कर रहा था, वो बर्बाद कर रहा था। याद है कहानी, यही तो लिखना था। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लोग वास्तविक दुनिया में लेंचो को पसंद करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, और आप किस तरह का व्यक्ति था, आप उसे कैसा व्यक्ति कहना चाहेंगे या कैसे व्यक्ति बताना चाहेंगे। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन, एन को लेकर मिस्टर किसिंग चिंतित क्यों थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, वो उससे क्या कहते थे, बार बार वो बड़ी ज्यादा बोलती थी, शांत नहीं रहती थी, तो बार बार उसको क्या कहते थे, होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे, करना होता था। अब ये बात आपको लिखनी है। इमेजिन दैट कस्टर्ड राइट्स अ ब्लॉग ऑन ओवरकमिंग फियर, याद है कस्टर्ड किसमें था,
अ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन याद है, जिसमें कौन थी? याद है कि नहीं? ठीक है, इमेजिन कस्टर्ड ड्रैगन, ऐसे ये पार्ट, एक पार्ट है, आपको ये देख लेना है ना, फिर इसके आधार पे आंसर करना है। चलिए छोड़ते हैं, हम अगले पर चलते हैं यार। अब देखो ये कितनी बेहतरीन है बात है, फिर वही बात आई। 6 नंबर का है, करना क्या है, लुक एट द गिवन इमेज ऑफ द डिफरेंट स्टाइल, आप इसको देखना है। सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिव, स्टर्न एंड पुनिटिव, डिमांडिंग है, अथॉरिटिव है, अथॉरिटेरियन है, डज नॉट एनफोर्स लिमिट, ये क्या है, परमिसिव है, और अनइन्वॉल्व है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखना था, या तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है ना, या तो फिर इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। एज्यूम दैट मिजबिल, मिजबिल याद है कहानी, याद है ना, उसकी कहानी है, एंड मीट्स द केज्ड टाइगर एक्सीडेंटली, आपको कल्पना करके देखना है, एज्यूम करके देखना है कि मिजबिल ना गेट्स लॉस्ट, खो जाता है, एंड मीट्स द केज्ड टाइगर एक्सीडेंटली, और एक पिंजड़े में बंद किससे मिल जाता है, टाइगर से। ये इमेजिनेशन पर आपको कहानी को ना बना के सोचना है पूरी तरह। अच्छा यार, एक इसकी कहानी होगी, ए साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, ए हिस्टोरियन, आपको हल्का सा लग रहा है, कहां से मिल पाएंगे? ऑब्जर्व करना होता था साइंटिस्ट बनने के लिए, हिस्टोरियन बनने के लिए, चीजों को क्या करना था, बड़े ऑब्जर्व। याद है वो कहानी तितलियों को जब वो एब्राइट वाला, हाँ तो बस वही है यार। चलिए अब दूसरा एक पेपर लेते हैं ना यार।